बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये लेक्चर ख़ास तौर पे लॉ गैट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतर होगा, फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ भी जनरली ये आम वकला के लिए या लिटिगेंट्स के लिए भी बेहतर है। तो मैं आज बयान करना चाहता हूँ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ सिविल ट्रायल, कि इसमें कौन कौन से मराहल हैं जो इसमें आते हैं। तो सबसे पहले जो सिविल ट्रायल है वो प्लेंट से शुरू होता है, जो ऑर्डर 7 के मुताबिक ड्राफ्ट होती है प्लेंट, वो इसकी इब्तदा है। अब जब प्लेंट बन जाती है या और प्लेंट के साथ अगर दूसरे कागजात फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएं जो ज़रूरत है कानून की, मसलन उसमें फर्द पता लगा दें, उसमें लिस्ट लीगल एयर्स की लगा दें, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा हैं आपके पास जिनके बारे में आपने सूट फाइल किया वो लगा दें, तो वकालतनामा लगा दें, और एक फरिस्त होती है निसारिया वो लगा दें। इस तरह पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा दें तो वो एक फाइल बन जाती है। वो फाइल जो बनती है उसको कहते हैं सूट। तो अब आपने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। अब कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है, वो नोटिस करेगी, समन करेगी, जैसा कि ऑर्डर 5 में लिखा हुआ है, दूसरी पार्टी को। अब दूसरी पार्टी आ गई, पहले अगर समन में इतला हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें सब पोस्टल सर्विस इस्तेमाल की जाएगी। फिर उसको समन्स को वो दरवाजे के बाहर भी लगाया जा सकता है, उसको ये चस्पांदगी कहते हैं। उसके बाद अखबार इख्तियार हो सकता है, सब्सिट्यूटेड सर्विसेज हो सकती है, कोरियर सर्विस हो सकती है, इस तरह के तरीके कार इस्तेमाल। अब तो कहते हैं कि फोन के जरिए अब इतला कराई जा सकती है, बल्कि टीवी पे भी ऐलान करवाया जा सकता है, अदरवाइज भी मीडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सर्विस के तरीके कार हैं। अब उसके बाद अगर कोई डिफेंडेंट जो है वो पेश हो जाता है या डिफेंडेंट्स कोर्ट में आ जाते हैं, बजरिया वकील वो वकालतनामा दे के अपना आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं या खुद आ जाते हैं, तो पहला मरला कौन सा है उनके लिए कोर्ट ने जो करना है वो है, उनको हुक्म देगी कोर्ट, उनको कहेगी कि दे शैल सबमिट देयर रिटन स्टेटमेंट। अब रिटन स्टेटमेंट के भी बड़े मसाइल हैं। पहले रिटन स्टेटमेंट में साल 2 साल लोग गुजार देते थे, 6 महीने गुजार देते थे, ट्रायल डिले हो जाता था। अब जो हालिया 2018 में अमेंडमेंट्स आई हैं सीपीसी में, उसमें एक सेक्शन 26A शामिल हो गया है, जिसके मुताबिक ये है कि डेट ऑफ अपीयरेंस से लेके विद इन 30 डेज डिफेंडेंट ने जवाब दावा दाखिल करना है। अगर वो जवाब दावा दाखिल नहीं करता, ये जो स्टिपुलेटेड पीरियड दिया गया है, तो अब जुडिशरी का ये ख्याल है, बल्कि अदरवाइज भी जो मैंडेट है सेक्शन 26A का, क्योंकि उसमें मियाद मुकर्रर कर दी गई है और कोई मौका नहीं दिया जाएगा, तो फिर कोर्ट उसका डिफेंस टकअप कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जवाब दावे के मामले में बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये पीरियड जो है ये एक्सटेंड नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू लॉ, ना ही कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि पहले ही उसका 30 डेज टाइम मुकर्रर कर दिया गया है और कोर्ट उसको बढ़ा नहीं सकती। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके 30 डेज के अंदर अंदर जवाब दावा दाखिल कर दिया जाए। अब जवाब दावा आ गया, उसके बाद अगला मरला है कि ऑर्डर 14 है सीपीसी का। वो ये कहता है कि दोनों पार्टीज के अगर वो उन्होंने उसकी कंटेंशन को या प्लीडिंग को या जवाब दावे को एडमिट नहीं किया, उसके फैक्ट्स को या कंटेंट्स को जवाब दावे में, तो फिर जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं उनको बाहर निकाल के उसके मुताबिक फिर इश्यूज बनाए जाए, उसको कहते हैं तनकीहात। वो लीगल भी होती हैं इश्यूज और फैक्चुअल भी होते हैं। उस पर फिर ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है वो फिक्स करती है कोर्ट कि कौन साबित करेगा फलां इशू को फलां। और अगर वो कहता है कि हम जमीन जायदाद के मालिक हैं, तो कोर्ट कहेगी वेदर द प्लेंटिफ इज ओनर ऑफ द लैंड। तो किस पे ये ओनर्स जाएगा, उस पे प्लेंटिफ पे। और अगर वो कहते हैं जी ये दावा ही इनका टाइम बार्ड है, इनको कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, ये स्टॉप हो गए उन्हें दावा दायर करने में, तो फिर उसका ओनर्स इन इश्यूज को बनाया जाएगा और ओनर्स डिफेंडेंट पे जाएगा। तो ये इश्यूज बन जाएंगे। जैसा कि फौजदारी में फर्क जुर्म लगती है तो अगला काम शुरू होता है, शहादत तलब होती है। इसी तरह दीवानी में इश्यूज फ्रेम होते हैं और उसके बाद अगला मरला शुरू होता है, शहादत तलब की जाती है।
यही दोनों में ये इस तरह का तरीकाकार है। अब जब इशू बन गए उसके बाद पहले हु विल प्रोड्यूस द एविडेंस, द प्लेंटिफ, जो उसने पहले शुरू किया है वो साबित करेगा, उसके बाद वो अपनी तयदी शहादत देगा इसमें, फिर डिफेंडेंट इसमें शहादत देगा अपनी, वो तरदीदी रिबटल एविडेंस भी देगा और उसमें अफर्मेटिव एविडेंस भी देगा, यानी तयदी भी देगा और रिबटल भी देगा, एक ही मरले में, एक ही टाइम में। लेकिन अब मुदई ने तो तयदी दी थी, उसको रिबटल का भी मौका मिलना चाहिए। जब डिफेंडेंट एविडेंस दे रहे तो फिर वो एविडेंस, डिफेंडेंट के एविडेंस को रिबट करने के लिए या जिन इशूज पे, जिन इशूज का उस पे था डिफेंडेंट पे, उसको रिबट करने के लिए ही कोर्ट उसको मौका देगी कि वो अपनी तरदीदी शहादत पेश करे, जिसको रिबटल एविडेंस कहते हैं। तो ये दोनों अब एविडेंस का मरला, यानी ऑर्डर 18 में तरीकाकार लिखा हुआ है कि हाउ द एविडेंस शैल बी रिकॉर्डेड। उसके बाद अगला मरला क्या है? अगला मरला है कि कोर्ट आर्गूमेंट सुनेगी दोनों पार्टीज के अकॉर्डिंग टू देयर वर्शन, जो उन्होंने एविडेंस दिया उसके मुताबिक, जो लॉ पॉइंट हैं या जो जिस तरह प्लीडिंग की गई है या डिफेंडेंट ने जो अपना जवाब दावा दिया उसको मद्देनजर रखते हुए अपने डिफेंस को, तो ये आर्गूमेंट्स होंगे। ये है ऑर्डर 20 ऑफ द सीपीसी। और उसके मुताबिक जब आर्गूमेंट्स दे देंगे दोनों पार्टीज और आर्गूमेंट सुनने के बाद अगला मरला क्या है कोर्ट के लिए? कोर्ट विल अनाउंस द जजमेंट अकॉर्डिंग टू द आर्गूमेंट्स ऑफ द पार्टीज। तो वो जजमेंट अनाउंस करेगी कोर्ट। अब कोर्ट का ये ड्यूटी नहीं है कि वो बार बार तारीखें डालती रहे जजमेंट अनाउंस करने के लिए, बल्कि कोर्ट को उसी वक्त एट दैट टाइम जब आर्गूमेंट्स खत्म हो जाए उस वक्त भी अनाउंस कर सकती है। जरूरी नहीं है कि मैटर को एडजर्न करे फॉर एनी अदर डे। लेकिन कोर्ट को अगर वो टाइम देती है और डेट मुकर्रर करती है तो उसको अपनी जजमेंट जो है वो अनाउंस करनी चाहिए। अब जजमेंट की तहरीर करने का तरीकाकार कहां पे लिखा हुआ है? वो भी ऑर्डर 20 में है कि अदालत को चाहिए कि वो इशू वाइज जजमेंट तहरीर करे और वहां पे बाकायदा तौर पे दलाइल दे कि किस तरह वो मुदई के एविडेंस से इतफाक नहीं करते, या किस तरह मुदई के एविडेंस कमजोर है, या मुदई के एविडेंस में क्या क्या खला है, क्या क्या कमी है, क्या डेफिशिएंसी है, क्या मुदई के एविडेंस मजबूत है या नहीं मजबूत। अगर मुदई के खिलाफ करना चाहता है तो फिर कम से कम अदालत करना चाहती है तो फिर कम से कम उसमें रीजनिंग होनी चाहिए, सफिशिएंट रीजन देनी चाहिए, लॉ पॉइंट को डिस्कस करना चाहिए। ये नहीं है मुख्तर लिख के इशू का फैसला जिसमें कोई दलील ही नहीं है, जिसमें कोई जवाब ही नहीं है, जिसमें कोई एविडेंस ही डिस्कस नहीं की, किस वजह से वो कह रहे हैं कि मुदई ने झूठ बोला है, कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द ग्राउंड्स, व्हाट इज द आर्गुमेंट्स। तो ये उसके बाद वो अगर वो मुताला के खिलाफ करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मुताला जो उसके खिलाफ दावा डिग्री होना चाहिए, तो फिर बताना पड़ेगा कि मुताला की एविडेंस जो है वो दुरुस्त नहीं थी या उसने साबित नहीं किया, जो उस पर होना था। आजकल कोई डॉक्यूमेंट किसी के फेवर में है तो वो कहते हैं जी बेनिफिशियरी उसको साबित करे। तो जब बेनिफिशियरी ने साबित करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए ऑर्डर 17 और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 79 के मुताबिक उसको 2 गवाह पेश करने पड़ेंगे टू प्रूव द वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। लेकिन अगर वो पेश नहीं करते बेनिफिशियरी साहब जिनके हक में डॉक्यूमेंट है तो इस ग्राउंड पर भी उसको उसके खिलाफ डिग्री पास की जा सकती है। तो ये सारी चीजें कोर्ट ने देखनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्गुमेंट्स भी मौसम एविडेंस पे बेस करता है सारा केस, असल केस प्लीडिंग पे बेस करता है, क्योंकि बयान प्लीडिंग कोई बंदा एविडेंस नहीं दे सकता, बयान प्लीडिंग कोई बंदा आर्गुमेंट्स नहीं कर सकता। और प्लीडिंग अगर दुरुस्त होगी, सही होगी और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग होगी तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। प्लीडिंग से क्या मुराद है? दावा और जवाब दावा। तो अगर दावा अकॉर्डिंग टू लॉ लिखा होगा, यानी जैसा कि लॉ प्लीडिंग में लिखा हुआ है, खास तौर पे सीपीसी का ऑर्डर 6, 7 और 8, ये 3 ऑर्डर जो हैं ये प्लीडिंग को डील करते हैं। प्लीडिंग अच्छी होनी चाहिए। सारा सिविल सबूत, सिविल मैटर्स जो हैं वो प्लीडिंग पे बेस करते हैं, लेकिन क्रिमिनल में ऐसा नहीं है। बड़ा फर्क है दोनों में। इसलिए कहते हैं कि असल प्रैक्टिस ही सिविल है।
क्रिमिनल कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है, वो तो वैसे ही एक तरीकाकार है या लॉ के मुताबिक थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना प्लेन सही तैयार करेंगे, जवाब दवा सही तैयार करेंगे, उसके बाद इशू निकलेंगे, अपनी एविडेंस अकॉर्डिंग टू योर प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट आप देंगे, और उसके बाद आर्गूमेंट्स बड़े मौसर होंगे, एविडेंस बड़े अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होगी, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन अच्छा होगा। क्योंकि जब आपने एविडेंस देनी है तो पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा और दूसरी पार्टी उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, जैसा कि कानून शहादत के आर्टिकल 30, 133, 134 उसके आगे लिखा हुआ। तो इसलिए बड़े एहतियात के साथ इसको करना चाहिए, क्योंकि सिविल में थोड़ी बहुत भी गलती जो है वो पार्टीज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो सिविल में जो तरीकाकार है किसी केस को डिसाइड करने का, क्योंकि क्रिमिनल में तो हमेशा अदालत जो है फौजदारी में वो प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना होता है, लेकिन सिविल में एक असूल है, उसको कहते हैं प्रीपोंडेंस, तवाज़ुन ज़ियाद, यानी जिसकी एविडेंस भारी होगी, वेटी होगी, वो बंदा कामयाब होगा। तो इसलिए एविडेंस बहुत ही अहम चीज़ है सिविल में। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, ये चंद गुजारिशात थी स्टेजेस ऑफ ट्रायल के बारे में, और उसके बाद ट्रायल खत्म हो जाता, उसके बाद अपील शुरू हो गई और काम शुरू हो गया। लेकिन दीवानी अदालत में यही थोड़ा बहुत मुख्तसर तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और आपको इसका फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।